आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला, तो वर्ण, इसका परिभाषा देखना चाहेंगे। वर्णमाला या वर्ण का तो हो जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या इसी का ध्वनि भी बोल सकते हैं। वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या ध्वनि कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे ये है भाषा, इसमें बोला भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे यहाँ पर एक वर्ण लिए जो ये क है, अक्षर या वर्ण इसी को बोलते हैं। तो इसको क है तो ये अक्षर है या वर्ण, तो क तो ये अक्षर हो जाएगा, तो इसको वर्ण भी बोल सकते हैं। फिर ये क कैसे बना होगा? ये क तो क बना होगा क प्लस अ से। क प्लस अ, क अगर बोलिएगा तो अ आएगा जरूर, तो क प्लस अ तो ये क हो जाएगा। ये दोनों के मेल से क बन जाएगा। फिर अगर म बनाना चाहेंगे तो म प्लस अ, तो म प्लस अ ये दोनों मिलकर म बन जाएगा। तो ये हुआ। अब है इसमें वर्ण विच्छेद किए हैं, जो कि ये वर्ण संयोजन है खरगोश, और इसका वर्ण विच्छेद किए हैं। जैसे खरगोश है तो इसको वर्ण विच्छेद किए हैं, मतलब अलग अलग टुकड़े में किए हैं। तो ये है खरगोश, तो ख बना हुआ ख प्लस अ प्लस र प्लस अ, फिर ग प्लस ओ प्लस तलावे स प्लस अ, तो ये पूरे वर्ण विच्छेद है ये। तो इसके संयोजन से ये खरगोश बना। तो इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो कि ये वर्ण विच्छेद है, तो इसके संयोजन से बना वर्ण संयोजन, इसको बोलेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद से बना वर्ण संयोजन, इसको वर्ण विच्छेद मतलब इसके अलग अलग टुकड़े में कर दिए। जैसे ये ख प्लस अ, इसको तोड़े तो ये बन गया खरगोश, तो इसी को बोलेंगे वर्ण संयोजन। अब है वर्ण, तो वर्ण जान गए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण या ध्वनि कहते हैं। अब है वर्ण। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्णमाला या वर्ण। वही हुआ, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। इस दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब है स्वर। पहला है स्वर, पहले जानेंगे स्वर का अर्थ। तो स्वर किसे कहते हैं? वही अर्थ या किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते, तो हो जाएगा ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो, उसे स्वर कहते हैं। स्वर वन या स्वर कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता न हो, उसे स्वर कहते हैं। जैसे इसमें स्वर की संख्या 11 होती है, ये तो बता दिए स्वर की संख्या 11 होती है। इसमें स्वर 11 होते हैं। कौन कौन होता है? अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ा ई होता है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ऋषि होता है, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, औ होता है, ये है। फिर ये क, तो क प्लस अ, जो कि ये क बन जाएगा। तो स्वर बता दिए, ये तो बस ऐसी है रफ में। तो स्वर हो जाएगा 11, जो कि ये हो जाएगा अ आ ई उ ऋषि ए आई ओ औ, इतना ये स्वर होता है। और ये है हो जाएगा, ये बड़ी आ का मात्रा है और ये छोटी ई का मात्रा है और ये 12 ई का मात्रा है। फिर उसी तरह इसमें छोटी ऊ की मात्रा है, फिर ये हो जाएगा 12 ऊ की मात्रा है। ये सब इसका मात्रा है। अब यहाँ पर कुछ मूल स्वर है। मूल स्वर मतलब अ है तो ये हो जाएगा आ, ई है तो ये हो जाएगा ई, 12 ई, ऊ है तो ये बड़ा हो जाएगा 12 ऊ, ऋषि है तो इसका ऋषि रहेगा मूल स्वर में। और ये जैसे यहाँ पर बना है ई प्लस ई, तो 12 ई बन जाएगा। जैसे अंक में हम लोग करते हैं ना 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा, वही चीज है यहाँ पर। तो ई प्लस ई तो 12 ई बन जाएगा। तो अब है स्वर के भेद। स्वर के भेद भी होता है। पहले बता दें, वर्ण होता है दो प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है। स्वर के बारे में पढ़ रही, अब स्वर के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, दीर्घ स्वर मतलब 12, जिसको
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और उसी के अपोजिट वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता हो बोलने में तो वो हो जाएगा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में आ जाएगा अ, ई, उ, ऋषि। अगर अ बोलिएगा तो ये कम समय में बोला जाएगा, फिर ई बोलिएगा तो तुरंत फिर ये ई बोला जाएगा, उ बोलिएगा तो फिर उ भी तुरंत बोला जाएगा, फिर ऋषि है तो ऋषि भी तुरंत बोला जाएगा। दो है। अब इसका दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ जाएगा आ, ई, उ। आ बोलिएगा तो अधिक समय लगेगा बोलने में, ई बोलिएगा तो ई भी बोलने में अधिक समय लगेगा, उ बोलिएगा तो इसमें भी अधिक समय लगेगा। तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हो जाएगा ए, आई, ओ, औ। तो संयुक्त स्वर हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों हो, ह्रस्व और दीर्घ दोनों हो, दोनों हो, स्वरों को मेल हो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों का मेल से ये संयुक्त स्वर होता है। यही इसका मतलब हुआ संयुक्त स्वर। अब पढ़ेंगे ये तो ऐसे बता दिए, पर इसको हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो ये पहला है ह्रस्व स्वर। तो पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में हो जाएगा इसका डिफिनीशन, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो जैसे ये हो जाएगा अ, ई, उ, ऋषि, ये सबको बोलिएगा तो कम समय लगेगा, जल्दी बोला जाएगा। जैसे अ तो तुरंत बोला जाएगा, फिर ई तो ये भी तुरंत बोला जाएगा। अब इसका दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसा तो ये बता दिए है किसे कहते हैं, फिर भी दीर्घ स्वर। तो इसमें हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता हो। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर ये की अपेक्षा अधिक समय लगता हो, इसके ह्रस्व स्वर की अपेक्षा में अधिक समय लगता हो, वहां पर दीर्घ स्वर होता है, तो यह दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये है यहाँ पर आ, ई, बड़ा ई, बड़ी उ, ये सबके बोलिएगा तो अधिक समय लगेगा बोलने में। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब तीसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब हो जाएगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व तथा दीर्घ दोनों स्वरों का मेल होता है वहाँ संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों के मेल होता है तो वो संयुक्त स्वर होता है। जैसे ए, आई, ओ, औ, ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। अब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन हो जाएगा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जानी आवश्यक हो वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। फिर से पढ़ रहे इसका डिफिनीशन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जानी आवश्यक हो वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। जैसे यहाँ पर ये ऐसे रफ में कलश है तो ये बना होगा वर्ण विच्छेद है, और ये वर्ण संयोजन हो जाएगा, इसको बोलेंगे वर्ण विच्छेद। और इसको बोलेंगे, क्योंकि इसको अलग अलग टुकड़ों में किए हैं वर्ण विच्छेद, तो इसको बोलेंगे वर्ण विच्छेद। और ये सभी के मेल से ये एक बना है पूरा कलश, तो इसको बोलेंगे वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन इसको बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके आगे है अब व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद हो जाएगा, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। जैसे स्वर में स्वर वर्ण के भी 3 भेद होता था, जो कि पहला था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। और व्यंजन के भी 3 भेद होता है, जो कि है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 गो होता है और अंतःस्थ व्यंजन 4 गो होता है, और ऊष्म व्यंजन होता है ये भी 4 गो होता है। तो ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे एक एक कर। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 को होता है, या इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। ये वर्ग के रूप में है। जैसे क वर्ग में हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। फिर च वर्ग में हो जाएगा च, छ, ज, झ, या। फिर ट वर्ग में हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में हो जाएगा त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में हो जाएगा प, फ, ब, भ, म। तो ये स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलेंगे, जो कि ये 25 को होता है। अब इसमें से जो ये होता है अंग, या, न, म, ये होता है जो ये पूरे, इसको बोलेंगे अनुनासिक या पंचाम अक्षर। अनुनासिक या पंचाम अक्षर, इस ये पूरे को बोलेंगे अंग, या, न, म, ये सब हो जाएगा अनुनासिक व्यंजन। अब है दूसरा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन 4 गो होता है। इसका डिफिनीशन
हो जाएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है उन्हें अंतःस्थव व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थव व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होष्ठ के परस्पर सटाने से होता है उसी को अंतःस्थव व्यंजन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे में है य, र, ल, न। अगर य बोलिएगा तो उसमें जीभ, तालु, दांत और होष्ठ ये तीनों परस्पर सटाने से ये य बोला जाएगा। फिर र, तो र के भी बोलिएगा तो इसमें जीभ, तालु, दांत और होष्ठ का यूज आएगा। ल, तो ल भी बोलिएगा तो उसमें जीभ, तालु, दांत और होष्ठ के परस्पर सटाने से ये ल बनेगा। न है तो फिर न बोलिएगा तो उसमें जीभ, तालु, दांत और होष्ठ के परस्पर सटाने से न बोला जाएगा। तो ये हो गया दूसरा अंतःस्थव व्यंजन। पहले स्पर्श व्यंजन और दूसरा था अंतःस्थव व्यंजन। अब तीसरा पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। तो तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये विचार होता है जो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहलाता है। क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है वे ऊष्म व्यंजन कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ऊष्म व्यंजन का यहाँ पर है, जैसे में तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह। अगर ये चारों है, अगर तलावी स को बोलिएगा तो इसमें रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। तलावे स बोलिएगा, ये चारों को बोलिएगा तो इसमें रगड़ या घर्षण उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है ये बोलने में। अब है संयुक्त अक्षर। व्यंजन के तीन भेद होता है जो कि पहले स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थव व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। अब है एक ये संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में होता है दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनते हैं संयुक्त अक्षर। इसमें हो जाएगा हिंदी में संयुक्त अक्षर 3 माने गए हैं जो ये है संयुक्त अक्षर। तो अक्ष होगा क प्लस मूर्धन्य स प्लस अ से, ये पूरे के संयोग से ये अक्ष बना। फिर त्र, तो ये हो जाएगा त प्लस र प्लस अ से। फिर ज्ञा, तो ज्ञा ज प्लस या प्लस अ से। फिर ये हो जाएगा लाभे स, तो ये हो जाएगा, फिर ये है त्र, तो ये हो जाएगा स प्लस र प्लस अ से। तो ये तीनों के संयोग से ये बना। फिर ध है द प्लस य प्लस अ से, ये तीनों के संयोग से ध बना होगा। तो ये था संयुक्त अक्षर। हिंदी में संयुक्त अक्षर 3 माने गए हैं जो कि ये हो जाएगा। अब है उच्चारण के स्थान के बारे में पढ़ेंगे। अब है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में हो जाएगा पहला कंठ, दूसरा हो जाएगा तालु, तीसरा मूर्धा, 4 है दंत, 5 है होष्ठ, 6 हो जाएगा दंतोष्ठ। तो कंठ में हो जाएगा गले से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि। गले से निकलने वाली स्वतंत्र ध्वनि, ये हो जाएगा कंठ। तालु में हो जाएगा जब जीभ ऊपर के जबड़े को स्पर्श करती हो वो तालु से बोला जाता है। फिर मूर्धा, तो जब जीभ ऊपर मुड़कर वो धक्के के साथ खुलती हो वैसा अक्षर मूर्धा से बोला जाता है। फिर दंत में दांत के स्पर्श से। ओष्ठ में हो जाएगा होठों के स्पर्श से, दंतोष्ठ, तो ये हो जाएगा दांतों व होठों के स्पर्श से। जैसे यह कंठ है, कंठ में आ जाएगा अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ये विसर्ग है, ये चिन्ह को विसर्ग बोलेंगे। तो ये हो जाएगा अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ये सबको बोलेगा तो ये कंठ से बोला जाएगा। तालु अब है, तालु में ई, च, ई बड़ा ई, च, छ, ज, झ, या, ये सब बोला जाएगा तालु से। अब है मूर्धा में हो जाएगा ऋषि, ट वर्ग के पूरे हो जाएगा। फिर जैसे इसमें देखिए कंठ है तो ये क वर्ग पूरा हो जाएगा, तालु में हो जाएगा च वर्ग पूरा, च, छ, ज, या, और मूर्धा में फिर हो जाएगा ट वर्ग के पूरे, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, ये पूरे हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा दंत में हो जाएगा ये ऋषि तो रहबे करा, फिर इसमें ए आई भी आएगा और त वर्ग के ये पूरे हो जाएगा, त, थ, द, ध, न, और ये आ जाएगा स और ला आ जाएगा, दोनों इसमें आ जाएगा दंत में। अब है 5वां ओष्ठ में हो जाएगा ओ, औ और प वर्ग के पूरे, मतलब प, फ, ब, भ, म, और उ और बड़ा उह हो जाएगा। फिर दंतोहोष्ठ में बस ये एक होता है दंतोहोष्ठ व।
तो ये था आज के क्लास में वर्णमाला, ये जो कि वर्णमाला ये कंप्लीट हो गया। क्या क्या पढ़े वर्णमाला में? वर्ण के बारे में पढ़े। वर्ण होता है 2 प्रकार के, पहला होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। और स्वर वर्ण के भी 3 भेद होता है, जो कि पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा होता है संयुक्त स्वर। उस तीनों के बारे में पढ़े। फिर दूसरा है व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होता है, जो कि स्वर और व्यंजन, तो स्वर के हो गया। फिर व्यंजन, व्यंजन के भी होता है 3 भेद, व्यंजन के बारे में पढ़े। और व्यंजन के 3 भेद होता है, जो कि होता है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, ये तीनों के बारे में पढ़ लिए। और एक था संयुक्त अक्षर, उसके बारे में भी पढ़ लिए।